Good morning students, welcome to our YouTube channel BDN Public School. This is our second video class of chapter Atoms and Molecules. In last class we discussed about the law of conservation of mass and law of constant proportions and different postulates explained by John Dalton. Today we are moving to our next topic and our next topic is atomic mass यानी कि परमाणु भार। ठीक है, चलो रीड करते हैं लेसन। द मोस्ट रिमार्केबल कंसेप्ट दैट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रपोज वाज दैट ऑफ द एटॉमिक मास, यानी कि जो सबसे महत्वपूर्ण जो कंसेप्ट था जॉन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का वो क्या था? एटॉमिक मास का, यानी कि परमाणु भार का। अकॉर्डिंग टू हिम, यानी कि उनके अनुसार ईच एलिमेंट हैड ए कैरेक्टरिस्टिक्स एटॉमिक मास, यानी कि उनके अनुसार हर एक जो तत्व है उसका एक अपना क्या होता है? परमाणु भार होता है। ठीक है, अलग अलग तत्वों के जो परमाणु हैं उनका खुद का अपना एक भार होता है। द थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन सो वेल दैट साइंटिस्ट वर प्रॉम्प्टेड टू मेजर द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम, यानी कि जो थ्योरी थी, ठीक है, एक्सप्लेन की गई थी किसके द्वारा? जॉन डाल्टन के द्वारा। ठीक है, वो इतनी अच्छे से एक्सप्लेन की गई थी, जो इसके अंदर जो थ्योरी के अंदर जो नियम था लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का, वो इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था कि जो वैज्ञानिक हैं वो काफ़ी उत्साहित हो गए। ठीक है, क्या करने के लिए? जो अलग अलग एटम्स हैं, अलग अलग एलिमेंट्स के, उनके एटॉमिक यानी कि उनके परमाणु भार को मापने के लिए, मेजर करने के लिए। ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन का परमाणु, ठीक है, वो अलग होता है, उसका कितना मास होगा, यानी कि उसका भार कितना होगा, या फिर हाइड्रोजन का जो परमाणु है उसका भार कितना होगा। ठीक है, यानी कि वो उत्साहित हो गई। ठीक है, कि चलो देखते हैं अलग अलग एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनका भार कितना ज़्यादा होगा या फिर कितना कम होगा एक दूसरे के कंपैरिजन में। ठीक है, आगे देखते हैं। सिंस डिटरमाइनिंग द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम वाज ए रिलेटिवली डिफिकल्ट टास्क, यानी कि अगर हम सिर्फ एक अकेले एटम का मास यानी कि भार को डिटरमाइन करने निकलें, ठीक है, या फिर पता करें, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट एक टास्क थी। ठीक है, काफ़ी मुश्किल था सिर्फ एक अकेले एटम का भार ज्ञात करना। रिलेटिव एटॉमिक मासेस वर डिटरमाइंड यूजिंग द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस एंड द कंपाउंड्स फॉर्म। ठीक है, अब हम सिर्फ एक जो एटम है उसके मास को क्या है? डिटरमाइन नहीं कर सकते। ठीक है, काफ़ी मुश्किल, मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, लेकिन इनके एटॉमिक मास को एक दूसरे के कंपेयर करके, ठीक है, एक दूसरे के साथ कंपेयर करके हम इनके एटॉमिक मास को पता कर सकते थे या फिर एक मेजरमेंट उनको दे सकते थे। ठीक है, यानी कि हम पता कर सकते थे कि ऑक्सीजन का जो एटम है वो हाइड्रोजन के एटम के कंपैरिजन में कितना भारी है या कम है। ठीक है, या फिर एक ऑक्सीजन का एटम है वो कार्बन के एटम के कंपैरिजन में कितना भारी है या फिर, ठीक है, हल्का है। तो इस तरीके से हम रिलेट करके एक एटम को दूसरे एटम से, ठीक है, एक एलिमेंट के एटम को दूसरे एलिमेंट के एटम से कंपेयर करके उनका मास को डिटरमाइन कर सकते थे। ठीक है, मुझे हमने किया भी। ठीक है, चलो आपको एक साधारण लफ्ज़ों में बता देते हैं। ये देखिए आप, ग्राम और किलोग्राम। ठीक है, जब भी हम बाज़ार से कोई चीज़ खरीदते हैं तो क्या है, हम किस में खरीदते हैं? या तो ग्राम्स में या किलोग्राम्स में। ठीक है, क्योंकि वो काफ़ी हैवी होती हैं। ठीक है, और हम उनको इन यूनिट्स के अंदर अच्छे से माप सकते हैं। लेकिन जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बात आती है तो चैप्टर की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था कि ये स्मॉलेस्ट यूनिट्स होती हैं। ठीक है, किसी भी एलिमेंट की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या है? एटम्स है, यानी कि भार में काफ़ी हल्का होगा, नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, तो हम इसको किलोग्राम और ग्राम में नहीं माप सकते। ठीक है, ये इसके लिए काफ़ी बड़ी यूनिट है, काफ़ी बड़ी इकाई है। ठीक है, हम नहीं कह सकते कि एटम्स की ऑक्सीजन का एक एटम 4 किलो के बराबर या 2 किलो के बराबर, नहीं, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता। एटम तो काफ़ी हल्का होता है। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी एलिमेंट की वो क्या है? एटम है। तो हम इसको ग्राम और किलोग्राम में नहीं माप सकते। ठीक है, इसके लिए हम एक नई यूनिट, नई इकाई की जरूरत पड़ी। ठीक है, जिसको हमने क्या नाम दिया? AMU, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, और एक एटॉमिक मास यूनिट कितने केजी के बराबर होती है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर होती है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। चलो लेसन आगे रीड करते हैं। नेक्स्ट है
लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ ए कंपाउंड। चलो एक कंपाउंड का, एक यौगिक का उदाहरण लेते हैं, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, फॉर्म्ड बाय कार्बन एंड ऑक्सीजन। ये किससे बना है? कार्बन से और ऑक्सीजन से मिलकर ये कंपाउंड बना हुआ है। इट वॉज ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटली दैट 3 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंस विद 4 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म CO। कि ये एक्सपेरिमेंटली सिद्ध किया है, पता चला है कि 3 ग्राम जो कार्बन है वो 4 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड या CO प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में, इन अदर वर्ड्स, कार्बन कंबाइंस विद 4-3 टाइम्स इट्स मास ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो कार्बन है, ठीक है, वो 4/3 जो मास है ऑक्सीजन का, ठीक है, उतने ज़्यादा। रुकिए आप, ये आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसको आप थोड़े से आपको आसान लफ्ज़ों में, आसान शब्दों में इसको बताएंगे। देखो आगे, आप इसको यहाँ से रीड कीजिए एक बार। इमेजिन ए फ्रूट सेलर सेलिंग फ्रूट्स विदाउट एनी स्टैंडर्ड वेट विद हिम। यानी कि आप एक फ्रूट सेलर यानी कि फल विक्रेता को देखिए जो क्या बेच रहा है? फल बेच रहा है, लेकिन उसके पास कोई उसका स्टैंडर्ड वजन नहीं है, ठीक है। जैसे कि होता है ना, फ्रूट सेलर के पास 1 किलो, 2 किलो या 3 किलो, ठीक है। तो उसके पास ऐसा कोई स्टैंडर्ड वेट नहीं है जिसके हिसाब से वो फलों को माप सके। ही टेक्स ए वाटरमेलन एंड सेज दिस हैज़ ए मास इक्वल टू 12 यूनिट्स। उसने कहा कि उसके पास एक वाटरमेलन है यानी कि तरबूज है, जिसका मास, जिसका जो भार है वो क्या है? 12 यूनिट्स, ठीक है। यानी कि जो 12 और दूसरे फ्रूट हैं, ठीक है, उनके बराबर है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान से सुनो कि उसके पास एक तरबूज है और जिसका जो वजन है वो 12 दूसरे फलों के मास यानी कि दूसरे फलों के वजनों के बराबर है। नेक्स्ट, ही मेक्स 12 इक्वल पीसेज ऑफ द वाटरमेलन एंड फाइंड्स द मास ऑफ ईच फ्रूट ही इज सेलिंग रिलेटिव टू द मास ऑफ 1 पीस ऑफ द वाटरमेलन। इसलिए उसने क्या किया? उस तरबूज के 12 बराबर हिस्से किए, ठीक है, और फाइंड द मास ऑफ ईच फ्रूट ही इज सेलिंग, और उसने उन बराबर हिस्सों से जितने भी और जो फ्रूट, ठीक है, और जो दूसरे फल थे तरबूज के अलावा, ठीक है, उनको मापना शुरू किया, ठीक है, उनका जो मास है उनका पता लगाना शुरू किया। नाउ ही सेल्स हिज फ्रूट्स बाय रिलेटिव फ्रूट मास यूनिट, ठीक है। अब वो किससे बेच रहा था? अपने फ्रूट्स, एक उसने अपनी खुद की यूनिट बना ली थी, इकाई बना ली थी, ठीक है, फ्रूट मास यूनिट, ठीक है। यानी कि देखो यहाँ तस्वीर में एक जो हिस्सा है, यानी कि तरबूज के उसने 12 हिस्से किए थे, यानी कि अब एक जो हिस्सा है 12 में से वो दूसरे फलों के कंपैरिजन में उसने देखा कि ये जो दूसरा फल है ये 2 हैं और इनके वजन के बराबर ही इसका एक हिस्से का वजन आता है, ठीक है। इससे अब वो क्या है, आसानी से अपने जो फल है वो बेच सकता था, ठीक है। तो यही तरीका अपनाया गया, ठीक है, यही तरीका अपनाया गया किसके अंदर? एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए, भार को मेजर करने के लिए, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या किया गया? व्हाइल सर्चिंग फॉर वेरियस एटॉमिक मास यूनिट, साइंटिस्ट इनिशियली टुक 1/16 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ नेचुरल अकरिंग ऑक्सीजन एज द यूनिट। कि जो सबसे पहले जब हमें जो अलग अलग एटम हैं, ठीक है, उनके भार का पता लगाना था, तो सबसे पहले किसको चूज किया गया? ऑक्सीजन को चूज किया गया, ठीक है। जैसे तरबूज को चुना था ना उसने, फल विक्रेता ने, ठीक है, तरबूज के बराबर 12 हिस्से किए थे। तो इसी तरीके से साइंटिस्ट ने जितने भी और जो एटम थे अदर एलिमेंट्स के, उनके भार को, उनके मास को मापने के लिए सबसे पहले किसका सिलेक्शन किया गया? ऑक्सीजन का सिलेक्शन किया गया, ठीक है। जो ऑक्सीजन का जो मास है, ठीक है, वो 16 है, ठीक है। अब 16 में से, जैसे 12 में से उसने एक तरबूज को, ठीक है, क्या किया था? 12 बराबर हिस्से किए थे। इसी तरीके से यहाँ पर, ठीक है, 16 हिस्से हैं, ठीक है, और उसने वहाँ पर फलों को उन 12 में से एक बराबर हिस्से के साथ तोला था, ठीक है। तो यहाँ पर 16 में से एक बराबर, एक जो हिस्सा है, ठीक है, मास है एटम का ऑक्सीजन का, ठीक है, उसके साथ ये अदर जो एटम हैं, ठीक है, जो अदर एलिमेंट्स के एटम हैं उनको मापेंगे, ठीक है।
लेकिन ऑक्सीजन का ही सिलेक्शन क्यों किया गया? ठीक है, जो ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड माना गया, ठीक है, कि ऑक्सीजन के एटम के हिसाब से ही हम दूसरे एटम का जो मास है वो निकालेंगे या फिर पता करेंगे। ऑक्सीजन को ही क्यों चुना गया? क्योंकि ऑक्सीजन के अलावा और भी तो बहुत सारे एलिमेंट्स थे जिनको हम चुन सकते थे। ठीक है, उसके पीछे जो रीज़न है वो क्या है? ऑक्सीजन रिएक्टेड विद ए लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड फॉर्म कंपाउंड, कि जो ऑक्सीजन है वो बहुत सारे जो एलिमेंट्स हैं उनके साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, और क्या बनाता है? कंपाउंड यानी कि यौगिक बनाता है। ठीक है, इसलिए ऑक्सीजन को चुना गया। सेकंड जो रीज़न है, दिस एटॉमिक मास यूनिट गिव्स मासेस ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स एज वोल नंबर, यानी कि इसके हिसाब से अगर हम एटॉमिक मास जज करते हैं या फिर पता लगाते हैं अलग अलग एटम के, ठीक है, अलग एलिमेंट्स के एटम्स के, तो होल नंबर्स मिल रहे थे हमें। ठीक है, क्या मिल रहे थे? होल नंबर्स, यानी कि पूरे के पूरे नंबर्स, पॉइंट्स में नहीं आ रहे थे। कि अगर हम पता लगाते कि ऑक्सीजन के हिसाब से 1/16 हम किसी दूसरे एटॉमिक दूसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास का पता लगाते, तो ये नहीं था कि 2.3 या फिर 2.4, ठीक है, यानी पॉइंट्स में नहीं आ रहे थे, कंप्लीट आ रहे थे निकल के, जैसे 3, 4 या 5 या 6, ठीक है, ऐसे निकल के आ रहे थे। हाउएवर इन 1961 फॉर ए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12 आइसोटोप वाज चोजन एज द स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर द मेजरिंग एटॉमिक मासेज। लेकिन जो 1961 में, ठीक है, पहले हमने जो ऑक्सीजन के एटॉमिक मास का उपयोग किया था, क्या मापने के लिए? दूसरे जो अदर एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस का पता लगाने के लिए। लेकिन 1961 के बाद हमने कार्बन 12 का यूज़ करना शुरू कर दिया। ठीक है, हम कार्बन 12 के एटम के हिसाब से ही हम क्या करते हैं, अब जो एटॉमिक मास है डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम का, ठीक है, उनका निर्धारण किया है, उनको हमने मेजर किया है। ठीक है, देखो आगे, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज ए मास यूनिट इक्वल टू एग्जैक्टली 1/12 मास ऑफ 1 एटम ऑफ द कार्बन 12, यानी कि एक जो एटॉमिक मास यूनिट है, यानी कि एक AMU है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, हम एटॉमिक मास को कौन सी यूनिट में मापते हैं? एक AMU में, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट। जो एक एटॉमिक मास यूनिट है वो किसके बराबर है? जो कार्बन 12 का 1/12, यानी कि 12वां हिस्सा। ठीक है, अगर कार्बन 12 है आइसोटोप, उसके हम 12 बराबर हिस्से करते हैं। ठीक है, उन 12 में से एक के बराबर क्या है? एटॉमिक मास यूनिट है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, यानी कि जो कार्बन 12 है इसके हम 12 बराबर हिस्से करते हैं और उनमें से एक हिस्से के बराबर हमने क्या माना है? एक एटॉमिक मास यूनिट मानी है। द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑल एलिमेंट्स हैव बीन फाउंड विद रिस्पेक्ट टू एन एटम ऑफ कार्बन 12, कि जितने भी एटॉमिक मास हैं अलग अलग एलिमेंट्स के, अलग अलग तत्वों के, वो हमने किसके रिस्पेक्ट में, किसके संदर्भ में पता किए हैं? कार्बन 12 के संदर्भ में पता किए हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, अगर किसी एलिमेंट के एटम मास यानी कि एटॉमिक मास का पता करना हो तो हम उसको किसके साथ मापते हैं? एटॉमिक 12 के 1/12 से, ठीक है, मापते हैं। ठीक है, जो एटॉमिक 12 का जो एटॉमिक मास है उसके 1/12वें हिस्से से हम उसको माप के देखते हैं। ठीक है, मेजर करके देखते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे रीड करते हैं हमारा लेसन। आगे देखो, सिमिलरली द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द एवरेज मास ऑफ एवरेज मास ऑफ द एटम एज कंपेयर टू 1/12 द मास ऑफ 1 कार्बन एटम, यानी कि इस तरीके से जो हम क्या है एटॉमिक मास अगर किसी भी एलिमेंट का बताते हैं तो उसको डिफाइन कैसे करेंगे कि जो एवरेज मास होगा, ठीक है, जो एवरेज मास होगा किसी भी एटम का, जब हम उसको किसके साथ कंपेयर करेंगे? 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम, यानी कि कार्बन 12 एटम के 1/12वें हिस्से से जब हम कंपेयर करेंगे, ठीक है, किसी दूसरे एटम के मास को, ठीक है, तो वो क्या होगा? उसका एक एटॉमिक मास हम कह सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है एटॉमिक मास ऑफ फ्यू एलिमेंट्स, यानी कि जो एटॉमिक मास है, ठीक है, कुछ एलिमेंट्स के यहाँ पर बताए गए हैं। आपको मैंने कल बताया भी था कि आपको एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, ठीक है, आपकी पीरियोडिक टेबल दी होगी
कम से कम जो एटलीस्ट 30 तक, ठीक है, फर्स्ट 30 तक तो आपको याद रखने हैं, ठीक है, नहीं तो ये आगे आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास वो 1 है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम 23, ठीक है। ये आप टेबल है, आप याद कर सकते हैं। ये का थोड़े से इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक मास यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, जो एटम्स हैं वो एग्जिस्ट किस फॉर्म में करते हैं, ठीक है। एटम्स ऑफ मोस्ट एलिमेंट्स आर नॉट एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी कि बहुत सारे जो ऐसे एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, जिनके कण यानी कि जो परमाणु, इनके जो परमाणु हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है, यानी कि स्वतंत्र रूप से नहीं पाए जाते। एटम्स फॉर्म मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, की जो एटम्स हैं वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है, या फिर आयंस बनाते हैं, ठीक है, यानी कि 2 या 3 जो एटम्स हैं, ठीक है, इकट्ठे होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोल देते हैं, ठीक है। जब 2 या 3 एटम इकट्ठे हो गए एक प्रोडक्ट बना लेते हैं, उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स और आयंस एग्रीगेट इन लार्ज नंबर टू फॉर्म द मैटर दैट वी कैन सी, फील और टच। और फिर क्या है कि जो मॉलिक्यूल्स और ये आयन हैं, ठीक है, क्या करते हैं, इकट्ठे, एग्रीगेट मतलब होता है इकट्ठे होकर, ठीक है, बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर क्या बना लेते हैं, पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसको हम देख भी सकते हैं। किसको देख सकते हैं, उस पदार्थ को जिसका वो निर्माण करते हैं। हमको टच भी कर सकते हैं और फील भी, महसूस भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, व्हाट इज ए मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल क्या है, एटम हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या है, ए मॉलिक्यूल इज इन जनरल ए ग्रुप ऑफ 2 or more atoms that are chemically bonded together that is tightly held together by attractive forces। यानी कि एक जो मॉलिक्यूल है वो क्या है, एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है 2 या 2 से अधिक एटम्स का, ठीक है, जो एक दूसरे से केमिकली बॉन्डेड होते हैं, ठीक है, यानी कि रासायनिक तरीके से जुड़े होते हैं, ठीक है। टाइटली हेल्ड टुगेदर बाय अट्रैक्टिव फोर्सेज, यानी कि अट्रैक्टिव फोर्सेज के द्वारा, ठीक है, यानी कि अट्रैक्टिव जो बल हैं, ठीक है, उनके द्वारा एक दूसरे के साथ काफ़ी टाइटली हेल्ड यानी कि रखे हुए हैं, ठीक है, जकड़े हुए हैं। ए मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। कि जो मॉलिक्यूल है हम उसकी डेफिनेशन कैसे दे सकते हैं कि छोटा से छोटा पार्टिकल, ठीक है, किसी भी तत्व का छोटा से छोटा पार्टिकल या फिर किसी कंपाउंड का, यौगिक का छोटा से छोटा पार्टिकल जो अपने आप को इंडिपेंडेंट यानी कि उसकी जो एग्जिस्टेंस है, ठीक है, वो दिखा सकता है, ठीक है, यानी कि स्वतंत्र होता है अपने आप में। एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस, और उस सब्सटेंस की यानी कि उस पदार्थ की जितने भी गुण हैं वो सारे उस मॉलिक्यूल के अंदर विद्यमान या फिर उपस्थित होते हैं, वो उनको प्रदर्शित करता है, ठीक है। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। यानी कि ऐसा नहीं है कि एक ही एलिमेंट के जो एटम्स हैं मिलकर मॉलिक्यूल बनाएंगे, नहीं, एटम्स सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं और एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं, ठीक है। दोनों ही तरीके से वो एक दूसरे के साथ मिलकर क्या बना सकते हैं, मॉलिक्यूल्स का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है। आगे रीड करते हैं लेसन। आगे है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि जो तत्वों के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है। द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स। के जो मॉलिक्यूल्स हैं तत्वों के वो कैसे बने, वो एक तरह के जब एटम्स, ठीक है, एक साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है, हम उनको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोल देते हैं, ठीक है। फिर एक तरह के जब एटम्स एक साथ मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, ठीक है, केमिकली बॉन्डेड हो जाते हैं तो मॉलिक्यूल का निर्माण वो करते हैं। मॉलिक्यूल्स ऑफ मैनी एलिमेंट्स सच एज आर्गन, हीलियम एक्सेट्रा आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। कि कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, अलग अलग तत्वों के, ठीक है, कौन से, जैसे कि आर्गन हुआ, हीलियम हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ एक एटम से ही बन जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत सारे एटम्स को यहाँ की एटम्स यहाँ पर गैदर होंगे, ठीक है, एग्रीगेट होंगे, इकट्ठे होंगे, नहीं, कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं, कुछ तत्व ऐसे हैं, कौन से जैसे आर्गन और हीलियम, जिनमें क्या है कि सिर्फ एक ही एटम, ठीक है, से उनके मॉलिक्यूल बन जाते हैं, ठीक है। बट दिस इज नॉट द केस विद मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स। लेकिन नॉन मेटल्स यानी कि अधातुओं में, ठीक है, ऐसा नहीं दिखाई देता, ठीक है, ये ऐसी चीज़ें नहीं पाई जाती। फॉर एग्जाम्पल, ए मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हैंस इज नोन एज ए डायटोमिक मोलिक्यूल।
उदाहरण के तौर पर आप देखोगे ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, ठीक है, अधातु है। ये किस फॉर्म में पाई जाती है? डायटोमिक फॉर्म में पाई जाती है, जैसे कि O2, ठीक है। 2 यानी कि डायटोमिक यानी कि 2 एटम, ठीक है। तो इसके अंदर ऑक्सीजन के 2 एटम्स होते हैं, ठीक है। तो ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसके अंदर 2 एटम मिलके क्या बनाते हैं? एक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, एक ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। आगे, इफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन यूनिट इनटू ए मॉलिक्यूल इंस्टेड ऑफ द यूजुअल 2 वी गेट ऑक्सोन। अगर देखो यहाँ पर 2 एटम्स की तरह, ठीक है, सॉरी 2 एटम की जगह 3 एटम एग्रीगेट करते हैं या यूनाइट करते हैं, इकट्ठे होते हैं, तो हमें क्या मिलता है? O3 मिलेगा। और O3 को हम ऑक्सीजन नहीं बोलते, ओजोन बोलते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग ए मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटोमिसिटी। एटोमिसिटी की डेफिनेशन 1 मार्क्स में आपसे कभी कभी एग्जामिनर पुट कर लेता है, व्हाट इज एटोमिसिटी, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको नोट डाउन कर सकते हैं। द नंबर ऑफ एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग ए मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटोमिसिटी, यानी कि एटम्स की वह संख्या जो मिलकर एक मॉलिक्यूल का निर्माण करती है उसको हम एटोमिसिटी बोलते हैं। आगे देखो, मॉलिक्यूल्स ऑफ मेटल्स एंड सम अदर एलिमेंट्स सच एज कार्बन डू नॉट हैव ए सिंपल स्ट्रक्चर बट कंसिस्ट ऑफ ए वेरी लार्ज एंड इनडेफिनिट नंबर्स ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर। यानी कि कुछ देखो, अभी तक हमने पढ़ा कि कुछ मॉलिक्यूल, कुछ एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल सिंगल फॉर्म में उपस्थित होते हैं, जैसे ऑर्गन हुआ, हीलियम हुआ, ठीक है। और कुछ के डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हुआ या फिर ओजोन हुआ O3, ठीक है। तो लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो ना तो सिंगल में, ना ना तो मोनो, ना डायटोमिक, ठीक है। जो उनका स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी इनडेफिनेट होता है, ठीक है, यानी कि लार्ज, बड़ा होता है काफ़ी, ठीक है। जैसे कार्बन का यहाँ पर जिक्र किया गया है, कार्बन के जो स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, वो लार्ज चेन होती है, ठीक है। जो मोस्ट ऑफ कंपाउंड्स या फिर बनाता है, ठीक है, कार्बन वो चेन्स में ही बनाता है। तो आगे देखते हैं, लेट अस लुक एट द एटोमिसिटी ऑफ सम एलिमेंट्स। चलो एटोमिसिटी को देख लेते हैं कि कुछ तत्व जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं उनकी एटोमिसिटी कितनी है, यानी कि कितने एटम से मिलके वो बने हुए हैं। देखो नॉन मेटल्स, आर्गन, आर्गन मैंने बताया अभी मोनोएटॉमिक, यानी कि सिर्फ एक ही एटम से काम चल जाता है। हीलियम मोनोएटॉमिक, ऑक्सीजन किस फॉर्म में पाया जाता है? O2 यानी कि डायटोमिक। हाइड्रोजन किस फॉर्म में पाया जाता है? H2 की फॉर्म में, यानी कि डायटोमिक। नाइट्रोजन N2 डायटोमिक, क्लोरीन Cl2 डायटोमिक। फॉस्फोरस ये टेट्रा एटोमिक है, ठीक है, यानी कि इसमें 4 एटम मिलकर क्या बनाते हैं? एक फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। इसी तरीके से जो सल्फर है वो पॉलीएटॉमिक, यानी कि बहुत सारे जो एटम हैं मिलकर सल्फर के मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, ठीक है, S8। आगे है मेटल्स, मेटल्स हैं जैसे सोडियम, ठीक है, Na वो मोनोएटॉमिक है। आयरन Fe जो मोनोएटॉमिक है। एल्यूमिनियम Al ये भी मोनोएटॉमिक। और कॉपर जो CO है वो भी मोनोएटॉमिक है, यानी कि ये सिर्फ एक एटम से इसके मॉलिक्यूल्स का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ ये डिस्क्राइब किया गया था। अब है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा? मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स। देखो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स यानी कि तत्वों के मॉलिक्यूल, ठीक है। आपको पिछले लेसन में पता चल गया होगा डिफरेंस एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में क्या है, कि एलिमेंट्स किसको बोलते हैं और कंपाउंड किसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखो, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स ज्वाइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शंस टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स ऑफ ए कंपाउंड, यानी कि अलग अलग एलिमेंट्स के, अलग अलग तत्वों के जो एटम्स हैं, परमाणु हैं, एक दूसरे के साथ एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में, एक निश्चित अनुपात में मिलकर क्या बनाते हैं? एक यौगिक का मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है, ठीक है। फ्यू एग्जांपल्स आर गिवन इन, देखो कुछ एग्जांपल दिए हैं कंपाउंड्स के, ठीक है, यौगिक यानी कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व या फिर एलिमेंट एक दूसरे के साथ मिलकर बनाते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। जैसे वाटर H2O, इसकी ये क्या है? कि यौगिक है, ठीक है। इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विद्यमान हैं, ठीक है, यानी कि इसके अंदर हाइड्रोजन के एटम भी हैं और ऑक्सीजन के एटम भी हैं, ठीक है। तो इनका जो रेशियो होगा क्या होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा 1/8 का होगा। ऐसी अमोनिया का, क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि दोनों एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन यानी कि निश्चित अनुपात में, ठीक है, उनके भार के एक निश्चित अनुपात में एक दूसरे के साथ मिलकर क्या बनाते हैं? एक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। अब देखो पानी के अंदर जो अगर एक एटम हाइड्रोजन का होगा,
ठीक है, तो 8 ऑक्सीजन के होंगे। ठीक है, यानी कि एक रेशियो है। ठीक है, उस रेशियो के हिसाब से ही यहाँ पर किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिया गया है अमोनिया के अंदर, ठीक है, NH4 है, यानी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी कार्बन और ऑक्सीजन 3/8 का इसके अंदर रेशियो होता है। ठीक है, यहाँ पर ये बातें बताई गई हैं। तो बच्चों आज के लेसन में सिर्फ इतना ही रीड करेंगे। जिसका रिमेनिंग पोर्शन है हम वो नेक्स्ट वीडियो क्लास, जो हमारी 3rd वीडियो क्लास होगी, उसके अंदर डिस्कस करेंगे। आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।